स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड, गुरुत्व केंद्र एवं परिकेंद्र। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। तो देखिएगा, गुरुत्व केंद्र में दो वर्ड है, एक है गुरुत्व, दूसरा है केंद्र। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुरुत्व क्या होता है। ओके, तो गुरुत्व किसे कहते हैं? ये हमारा कोई बॉडी है, ठीक है, और ये अर्थ पर रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? अर्थ। अगर हम इसको मान ले अर्थ है हमारा, तो ये बॉडी अर्थ पर रखा हुआ है। तो अर्थ क्या करती है? अपने ऊपर रखी हुई हर एक बॉडी पर कुछ फोर्स लगाती है। क्या लगाती है? फोर्स। अर्थ अपने ऊपर रखी हुई हर एक बॉडी पर फोर्स लगाती है। तो अर्थ किसी भी बॉडी या किसी वस्तु पर जो फोर्स लगाती है उसे हम लोग कहते हैं गुरुत्व। क्या कहते हैं? गुरुत्व। पृथ्वी अपने ऊपर रखी हुई किसी भी वस्तु पर जो फोर्स लगाती है उसे हम लोग गुरुत्व कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा दूसरा वर्ड जो है केंद्र। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मान लूं कि ये मेरा अर्थ का सेंटर है, क्या है? अर्थ का सेंटर है, और इसके ऊपर ये अर्थ का सरफेस है। इस सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है इस तरह की कोई, ठीक। अब ये बॉडी या ये वस्तु कई सारे पार्टिकल, कई सारे कणों से मिलकर के बनी होगी। तो ये मान लिया मैंने, कुछ कण मान लेता हूं मैं, कुछ, सारे नहीं मानूंगा, कुछ, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि इस तरह से 3-4 पार्टिकल्स है इस बॉडी में या इस वस्तु में। तो अब क्या होगा? अर्थ क्या करती है? इस बॉडी पर जो उसके ऊपर रखी हुई है इस वस्तु पर फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, ये जो पार्टिकल है हर एक पार्टिकल पर अर्थ फोर्स लगाता है। तो अर्थ के सेंटर पर यह फोर्स काम करता है। कहां पर? अर्थ के सेंटर की ओर। तो ये हो गया आपका F1, पहला फोर्स जो इस पार्टिकल पर लग रहा है। ये वस्तु कई सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ये पहला फोर्स है जो इस पार्टिकल पर लग रहा है, F1। इस पर लगने वाला फोर्स F2, ठीक। इसी तरह इस पर F3 और इस पार्टिकल पर F4। ओके, F4। इस तरह से हर एक पार्टिकल पर कई सारे फोर्स लगेंगे। तो अब आप लोगों ने जब फोर्स एनालिसिस पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि अगर किसी भी बॉडी पर, किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट करते हो तो उन सभी फोर्स का एक परिणामी होता है। क्या होता है? परिणामी या फिर रिजल्टेंट। परिणामी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट। ओके, जब किसी भी बॉडी पर एक से अधिक फोर्स लगता है तो उसका एक रिजल्टेंट होता है, एक परिणामी होता है। तो इसी तरह अर्थ का सेंटर क्या कर रहा है? इस पर अर्थ जो है फोर्स लगा रहा है इसके हर एक पार्टिकल पर। तो इस पे कई सारे फोर्स हो गए, F1, F2, F3, F4। तो अब इन सभी फोर्स का एक परिणामी फोर्स होगा। तो वो परिणामी फोर्स इस ऑब्जेक्ट के किस बिंदु से होकर जाएगा? देखिएगा, मान लीजिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये अर्थ का सेंटर था। तो जब आप परिणामी बल इस पर काम करेगा तो वो ऑब्जेक्ट के जिस बिंदु से होकर जाएगा, मान लिया कि परिणामी फोर्स ऑब्जेक्ट के इस बिंदु से जाता है, ये Fr मींस रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल। तो ये बल इस ऑब्जेक्ट के जिस बिंदु से होकर के जाएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? गुरुत्व केंद्र। क्या मानेंगे? गुरुत्व केंद्र। समझ में आया? गुरुत्व किसे कहते हैं? किसी भी बॉडी पर अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उसे हम लोग गुरुत्व कहते हैं, ठीक है। अब गुरुत्व केंद्र क्या होता है? ये बॉडी कई सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। अर्थ हर एक पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। तो सभी पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उन सबका एक रिजल्टेंट होगा जो इस बॉडी के किसी भी, इस वस्तु के किसी एक पॉइंट से होकर के जाएगा। तो जिस पॉइंट से होकर के जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र। अब देखिएगा, मान लिया कि अर्थ पर ये ऑब्जेक्ट या ये वस्तु रखी हुई है तो अर्थ इस पर कितना फोर्स लगाता है? F = m/g। ओके, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के सतह पर रख दिया जाए तो अर्थ उस पर जो फोर्स लगाता है वो होता है m/g। m क्या होता है? m इस
पृथ्वी के सतह पर जो हमने वस्तु रख दी है उसका द्रव्यमान m, ओके, उसका मास क्या है, ठीक, इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इतना फोर्स क्या करती है, अर्थ लगाती है। अब आपने पढ़ा होगा कि किसी भी वस्तु का भार W इज इक्वल टू कितना होता है, m इंटू जी होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब देखिएगा ये क्या हो गया, भार इज इक्वल टू m इंटू जी, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी। अब हम लोग गुरुत्व केंद्र को डिफाइन किससे करेंगे, ये देखते हैं। तो गुरुत्व केंद्र को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। तो गुरुत्व केंद्र को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिएगा ये क्या है, W इज इक्वल टू m इंटू जी। हमने बताया कि अर्थ क्या करती है, इस पर फोर्स लगाती है जो इस सेंटर से होकर जाता है। मान लीजिए कि ये फोर्स है, दैट इज इक्वल टू m इंटू जी। अब m इंटू जी किसके बराबर है, W के, भार हो गया। तो अब ये भार कहां पर काम कर रहा है, या ये फोर्स कहां पे काम कर रहा है, इस पॉइंट पर, वस्तु या ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट पर काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिएगा अब इसका डिफिनेशन हम लोग बनाएंगे कैसे, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, भार हो गया, W वेट, ठीक है। तो अब फोर्स इस पॉइंट पर काम कर रहा है, मतलब भार इस पॉइंट पर काम कर रहा है, फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो फोर्स बल इस बिंदु पर काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, संपूर्ण भार कहां पे काम कर रहा है, इस बिंदु पर काम कर रहा है। तो अब हम जब गुरुत्व केंद्र की परिभाषा लिखेंगे तो उसको बनाएंगे कैसे, देखिएगा, किसी भी पिंड या वस्तु, किसी भी पिंड या वस्तु का समस्त मतलब कुल, ओके, समस्त भार, क्या, भार जिस बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। उसे, उस पिंड का, जो ये पिंड है उसका, उस पिंड या वस्तु का, पिंड का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। समझ में आया गुरुत्व केंद्र क्या होता है। अगर हम अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु रख देते हैं तो अर्थ उस ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल पर फोर्स लगाता है। उस फोर्स का एक रिजल्टेंट होता है जो उस वस्तु के किसी एक बिंदु से होकर के जाता है। अब जब अर्थ के ऊपर कोई भी वस्तु रख दी जाती है तो अर्थ उस पर m इंटू जी के इक्वल फोर्स लगाता है। तो ये हो गया F इज इक्वल टू m इंटू जी। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि वेट यानी भार इज इक्वल टू भी m इंटू जी होता है। तो हम फोर्स को वेट के इक्वल कर दिए। तो अब देखिएगा ये फोर्स इस बिंदु पर काम कर रहा है, मतलब भार भी इसके बराबर है। तो मतलब क्या हुआ कि भार भी इसी बिंदु पर काम कर रहा है। ओके, तो इसी से हम परिभाषा निकालते हैं कि किसी भी पिंड या वस्तु का समस्त भार या कुल भार जिस बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाता है उसे उस पिंड का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अब ठीक इसके आगे बढ़ते हैं कि किसी भी पिंड का गुरुत्व केंद्र किस तरह से निकाला जाता है। तो आपको अगर गुरुत्व केंद्र निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ बॉडी होती है जिनका गुरुत्व केंद्र पहले से निकाल लिया गया होगा, उन्हें आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर कुछ बताता हूं आपको, उन्हें याद करते चलिएगा या आप नोट करते चलिएगा अपने डायरी में। तो ये एक सॉलिड कोन है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सॉलिड कोन है। तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है वो इसके बेस से, ये क्या है, इसका बेस है, इसका बेस इसके आधार से h/4 की हाइट पर होता है। अगर मैं ये मान लू गुरुत्व केंद्र है तो ये क्या होगा, h/4, h/4। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन। क्या करता है कि यहां हमने बताया इसके बेस से, इसके आधार से h/4 होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में टॉप से पूछा जाता है कि टॉप से कितना है। तो अगर इसकी टोटल हाइट h है तो टॉप से इसका गुरुत्व केंद्र कितना हो जाएगा, 3h/4। माइनस कर लीजिएगा आप लोग, 3h/4। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम लोग। कोई सिलेंडर है, कोई सिलेंडर या कोई बेलन जिसको बोलते हैं, ओके, हिंदी में बेलन या सिलेंडर। तो अब इसका गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है, इसके ठीक सेंटर पर। मीन्स अगर इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है, तो बेस से जो इसका हाइट होगा गुरुत्व केंद्र का
वो हो जाएगा h/2। ओके गाइज। अब अगर कोई रॉड है, ये सॉलिड रॉड है, ठीक है, तो इसका गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा? इसके ठीक सेंटर पर, l/2। अगर इसकी लेंथ l है तो l/2 यहां पर होगा। अगर इसका टोटल लेंथ हम l मान लेते हैं तो इसका गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा? l/2 पर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम तक क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ सॉलिड की बात कर रहे हैं। ध्यान देते चलिएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ सॉलिड की बात कर रहे हैं। ओके, किसी प्लेन की बात अभी नहीं चल रही है, सॉलिड की बात हो रही है। अगर हमारा कोई घन या घनाभ है, मतलब क्यूब या फिर क्यूबॉइड है, तो उसके लिए क्या होगा? देखिएगा, ये हम मान लेते हैं कि हमारा एक क्यूबॉइड है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? गुरुत्व केंद्र बताना है। ठीक है, तो इसका गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा? इन सभी का जो एक सेंटर होगा, सेंटर पॉइंट, ओके, इस पॉइंट पर। ठीक, तो ये कहां पर होगा? सबका आधा करना है, मतलब इसके लेंथ का आधा। अगर ये l है तो इस पॉइंट से l/2 पर होगा। ओके, अगर ये हाइट है तो इससे h/2 पर होगा, मींस ये कितना होगा? h/2। ओके गाइज, अब एक और बच जाता है जो होता है विड्थ। ठीक है, तो विड्थ ये देख रहे हैं आप लोग, ये विड्थ है, तो इससे कितनी दूरी पर होगा? b/2 पर होगा। कहां पर? b/2। मतलब अगर मैं इसका यहां पर लूं तो ये यहां आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका b/2, यहां से यहां तक b/2 हो गया, b/2। ठीक, मतलब कहां पर होगा? वो एकदम सेंटर पे होगा। जैसे कि अगर मैं मान लूं कि ये मेरा क्यूब है, तो इसके ऊपर नहीं होगा, इस सतह पर नहीं होगा, इस सतह पर नहीं होगा, इस सतह पर नहीं होगा। कहां होगा? इस बॉडी के ठीक सेंटर पर, इस बॉडी के ठीक मतलब इसके अंदर। अगर ये मेरा क्यूबॉइड है तो इसके ठीक अंदर होगा, वो इधर कहीं, सतह पर नहीं, उसके ठीक बॉडी के अंदर होगा। तो वो होगा l/2, h/2 और b/2 पर होगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरह से किसी भी बॉडी का गुरुत्व केंद्र निकाला जाता है। ओके, तो आपको हमेशा क्या करते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मैं मान लेता हूं कि ये देखिए एक्स है, एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है। 2 बॉडी रखी हुई है, कितनी? 2। ये आपकी पहली है जिसका मास m1 है। ओके, ये दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है। ठीक, तो अब आपसे यह पूछा जाएगा कि बताइए इन दोनों वस्तुओं का सम्मिलित गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा? इसका गुरुत्व केंद्र आप बता दोगे कि ये हमको क्यूब लग रहा है तो इस सेंटर पे होगा, ये क्यूब लग रहा है तो इसके सेंटर पर होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों वस्तुओं को आपस में जोड़ दूं या फिर यूं कहूं कि इतनी दूरी पर रखा हुआ है, तो इनका सम्मिलित गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा? ठीक, तो देखिएगा, इनका सम्मिलित गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा? x बार दैट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व केंद्र की बात कर रहे हैं, परिकेंद्र की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, y बार दैट इज इक्वल टू m2 y2 प्लस m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह का फॉर्मूला होता है। अगर 2 से ज्यादा होगा बॉडी तो क्या करेंगे आप? इसी में जोड़ देंगे, प्लस m3 x3, नीचे हो जाएगा प्लस m3। ओके, अगर यहां पर हो गया और एक तो यहां पर लिखेंगे प्लस m3 y3, नीचे एक और जुड़ जाएगा प्लस m3। ओके, अभी आपको इन दोनों का गुरुत्व केंद्र निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखिए x1, अब आप सोच रहे होंगे x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि x1 और y1 को मेजर कैसे करते हैं, किस एक्सिस पर x1 होगा, किस एक्सिस पर y1 होगा। तो देखिए, जब हम कभी y एक्सिस पर चलेंगे, कहां पर चलेंगे? y एक्सिस पर, तो उसको हम y से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर हम पहली वाली बॉडी का मेजर कर रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा y1, दूसरी वाली बॉडी का मेजर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? y2। अब अगर हम x एक्सिस पे चल रहे हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा? पहली बॉडी के लिए x1, दूसरी बॉडी के लिए x2। बॉडी मतलब ये जो वस्तु रखी हुई है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, x एक्सिस से इसकी ऊंचाई कितनी है? m1 है, तो m1 के लिए
हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो मैं किधर चलना हूं, इस डायरेक्शन में चलना हूं, मतलब वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब मैं वाई डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये हो जाएगा y1। ठीक, हमेशा आप लोग यही कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा इस बात को, एग्जाम में हमेशा यही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वहां पर फिगर नहीं दिया होता, सिर्फ वैल्यूज दी होती है और आप भूल जाते हो इस चीज को कि कौन सा डिस्टेंस कहां से मेजर करना है। तो देखिएगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर हम मेजर करते हैं तो वो y होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम मेजर करते हैं तो y एक्सिस पर चल रहे हैं हम लोग, ओके, तो y एक्सिस पर चल रहे हैं तो ये y होगा। ठीक है, अब इसी तरह इसके लिए x एक्सिस से ऊपर चल रहे हैं हम लोग, किधर, x एक्सिस से ऊपर की ओर, y की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा y2। अब देखिएगा हमारा x1 और x2 किधर होगा, मैं इसको m1 m2 यहां पर लिख देता हूं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया। अब यहां से मेजर कीजिए y एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक, तो y एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो हम किधर चल रहे हैं, देखिएगा y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ये इस तरह से चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस हमारा, x एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा। इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, तो हम मेजर किधर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा x1। ठीक, उसी तरह इस डायरेक्शन में हम जब चलेंगे तो ये हो जाएगा x2। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। जब x एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करते हैं y की ओर तो उसे हम y लिखते हैं, y1 y2 y3 जितनी भी बॉडी होंगी उसके हिसाब से, और जब y एक्सिस से मेजर करते हैं तो उसे हम लोग x1 x2 इस तरह से लिखते हैं। ओके, अब आइए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, आपको उसे सॉल्व करना है मेरे साथ साथ। ठीक है, अब फॉर्मूला जान गए हैं, अब बस सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो देखिएगा मैं बोलता हूं कि यहां पर एक सिलेंडर है, ये क्या है, एक सिलेंडर है जिसका वेट 1 kg है, एक सिलेंडर है जिसका वेट 1 kg है। ठीक है, इसी के ठीक ऊपर सेम मटेरियल का, ध्यान रखिएगा यहां पर मटेरियल की भी अलग अलग अगर मटेरियल होता है तो उसके लिए दूसरा फार्मूला चेंज हो जाएगा, मैं बताऊंगा किस तरह से। तो इसी के ऊपर ठीक 1 kg का एक कोन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, कोन, सॉलिड कोन है, और ये सिलेंडर है। ठीक है, दोनों का बेस एक दूसरे पर मिलता है, मतलब जितना इसका रेडियस होगा उतना ही इस कोन के बेस का भी रेडियस होगा। ठीक, अब इसकी हाइट, कोन की जो हाइट है वो 200 mm है, कितनी है, 200 mm है। ठीक, सिलेंडर की हाइट 500 mm है, 500 mm है। तो बताइए कि इस सम्मिलित बॉडी जो बनी है, सम्मिलित जो वस्तु बन गया, इसके गुरुत्व केंद्र का बेलन के आधार से ऊंचाई क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। एक बेलन है जिसका वेट 1 kg है और इसकी हाइट 500 mm है। एक शंकु है जिसका वेट 1 kg है, जिसकी हाइट 200 mm है। तो आपको बताना है कि जो ये वस्तु बनी इसका सम्मिलित गुरुत्व केंद्र इसके आधार से क्या होगा। तो अब देखिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको देख के आप उसको आंसर कर सकते हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिएगा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। अब बात आती है कि मैं वाई एक्सिस कहां पर लूं, ध्यान दीजिएगा, मैं वाई एक्सिस कहां पर लूं, ये तो हो गया बेस, इधर मैंने लिख दिया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस आप कहीं भी ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो या फिर इसके पैरेलल ले सकते हो, यहां पर ले सकते हो। ठीक, लेकिन हम वाई एक्सिस को सेलेक्ट कैसे करेंगे या फिर एक्स एक्सिस को ही सेलेक्ट कैसे करेंगे, ये भी आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपने एक्सिस सही से सेलेक्ट की है तो आप सही से गुरुत्व केंद्र को निकाल पाओगे। तो देखिएगा, अगर हम कोई एक ऐसी बॉडी ले लें जैसे कि इस तरह से, जो इसके हाफ से मोड़ देने पर सेम बॉडी बनती है, मतलब सिमेट्री होती है। क्या होती है, सिमेट्री होती है। कैसे, अगर मैं इसका आधा कर लूं, इसका आधा कर लूं, इन दोनों की लाइन को मिला दूं। ठीक, अब इस आधा, ये आधा जो पोर्शन बना मैं नाम लिख देता हूं ए बी सी डी ई और एफ। तो अब देखिएगा ई डी सी और बी, ई डी सी और बी, इसको मैं मोड़ देता हूं तो ठीक ये इसके ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर, ए बी ई एफ, इसके
ठीक ऊपर हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अगर मैं यहां से इसको तोड़ दूं, तोड़ने के बाद इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं, या फिर इसको मोड़ के इसके ऊपर रख दूं, तो क्या होगा कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, एकदम पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ये मेरा क्या है, हाथ है। ठीक है, ये मेरा एक हाथ है जो कि एक बॉडी है। इसको बीच से मैं मोड़ देता हूं, इसको मैं क्या करूं, बीच से मोड़ दूं, तो ये देखिए एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप हो गए, पूरा एक बन गए। आधे से मोड़ने पर क्या हो रहा है, पूरा एक बन गया। तो जब किसी वस्तु को उनके आधे से मोड़ने पर वो एक बन जाते हैं, तो उस एक्सिस पर वो सिमेट्रिक कहलाते हैं। इसको इस एक्सिस पर मैंने क्या किया, मोड़ दिया, तो ये इस एक्सिस पर सिमेट्रिक होगा, सममित बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, सममित होगा। ठीक है, तो जब कभी ऐसी बात आती है तो हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस हमेशा सेंटर पे चुनेंगे। कहां पे, सेंटर पे। मतलब अगर इसका गुरुत्व केंद्र निकालने को बोलता है आपको, तो क्या करते हैं, क्योंकि हाफ करने से क्या हो रहा है, सिमेट्री हो जा रही है, हाफ इस पे ओवरलैप हो जाएगा, तो वाई एक्सिस कहां पे चुनेंगे, सेंटर पे। तो अब इस यहां देखिएगा, अगर मैं इसके सेंटर से वाई एक्सिस चुन लूं, ठीक, और वो भी इसके ऊपर से जा रहे हैं, तो क्या होगा कि इन दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट में मिल रहा है, एक ही लाइन में मिल रहा है। इसका गुरुत्व केंद्र मान लेते हैं यहां पर है, इसका गुरुत्व केंद्र यहां पर है, तो दोनों क्या करेंगे, एक ही लाइन में मिल रहे हैं। और इनको मैं अगर इस एक्सिस पे, ये जो मेरा एक्सिस बना है इस तरह से, इसके ऊपर ऐसे मोड़ूं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। इसलिए जब मैं वाई एक्सिस सेलेक्ट करूंगा, तो कहां पे सेलेक्ट करूंगा, इस के सेंटर पे। ध्यान दिए आप लोग इस बात पे। अब देखते हैं कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैं करता हूं, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यह हाइट। ठीक है, तो देखिएगा, कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसके बेस से कितनी हाइट पर होता है, h/4। ठीक, और जो सिलेंडर होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होता है, इसके बेस से h/2 पर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि टेबल बनाने से इजी हो जाता है क्वेश्चन। देखिएगा कैसे, इस तरह से हम एक टेबल बना लेंगे। यहां पर हो जाएगा मास दोनों ऑब्जेक्ट का, यहां पर मैं लिख देता हूं कोन, ठीक, और यहां पर लिख देता हूं सिलेंडर। आप हिंदी में इसको लिख सकते हो शंकु और बेलन। ठीक है, यहां पर हो जाएगा एक्स और यहां पर हो जाएगा वाई। ठीक, तो मास क्या है कोन का, ध्यान दीजिएगा 1 kg, तो 1 kg लिख दिया मैंने। सिलेंडर का मास कितना है, 1 kg है, 1 kg लिख दिया मैंने। ठीक, यहां पर मैं सिलेंडर का मास चेंज कर ले रहा हूं, इसको 2 kg कर देते हैं एक्चुअली, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। 2 kg, ठीक है। अब एक्स क्या होती है, मैंने अभी पीछे बताया, एक्स कब मेजर करते हैं, कहां से, वाई से मेजर करते हैं। जब हम एक्स की बात करो तो जैसे ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, तो इसका गुरुत्व केंद्र मैं मान लेता हूं यहां पर है, तो वाई से इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका ये, जब हम ऐसे मेजर कर रहे हैं तो किधर चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं। ये देखिए एक्स एक्सिस का डायरेक्शन ये, इसका डायरेक्शन कहां पे, एक्स का, इस साइड में। तो हम कहां चल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, जब हम डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, वाई से। तो देखिएगा वाई एक्सिस कहां पर हमारा, ये वाई एक्सिस हमने माना हुआ है। तो अब ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पड़ रही है, वो कहां पर पड़ रही है, इसी वाई एक्सिस पर पड़ जा रही है। तो वाई एक्सिस से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इस साइड में डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि वाई पर ही पड़ गई, तो वाई से इस पॉइंट की डिस्टेंस 0। ठीक, तो x1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको मानता हूं 2, तो क्या होगा देखिएगा, इसकी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी एक्सिस से पड़ गई, तो क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y2 और y1 ये मेजर करना है, y1 एंड y2। ठीक है, तो अब देखिएगा y1 किसको माना है हमने, कोन को 1 माना है। देखिए 1 लिख रहे हैं ना, तो कोन हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो 1। अब आपको क्या मेजर करना है, y1, तो y1 कहां से मेजर करेंगे, x एक्सिस से मेजर करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहां से मेजर करेंगे, x एक्सिस से। तो देखिएगा क्या होता है कि बेस से h/4 पर है, मतलब शंकु जो है, ये बेलन, सॉरी शंकु जो है, सिलेंडर जो है,
ये सिलेंडर है और ये उसके ऊपर शंकु रखा हुआ है, तो शंकु के बेस से h/4 पर होता है इसका गुरुत्व केंद्र। लेकिन हम कहां से मेजर कर रहे हैं? इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेनी पड़ेगी x1 को बताने के लिए। ये अगर हमारा x1 है, ठीक, इसको हमने 1 माना था इस ऑब्जेक्ट को, और इस ऑब्जेक्ट को 2 माना था, तो क्या हो जाएगा, इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा शंकु का वो कितनी ऊंचाई पर होगा? x से x1 की हाइट यहां से यहां तक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? h/4। h कितना है? 200। h/4 कितना हो जाएगा? h/4 दैट इज इक्वल टू 200/4 दैट इज इक्वल टू, आप मेजर करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 50। ठीक है, तो यहां से हो गया, तो h/4 हमारा 50 हो गया। मीन्स ये डिस्टेंस कितना हो गया? 50 हो गया, 50 mm। अब ये डिस्टेंस कितना है? 500 mm। ये हो गया 500 mm। ठीक है, तो अब x1 कितना हो गया? 500 प्लस 50। ध्यान दीजिएगा, x1 क्या था? जो ऊपर ये शंकु रखा हुआ, इसका गुरुत्व केंद्र इस बेस से कितनी ऊंचाई पर है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र बेस से पूछा था क्वेश्चन में, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो x1 कितनी हो जाएगी? 500 ये और 50 ये, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये y1 होगा, y एक्सिस पे हम लोग चल रहे हैं, y1। ठीक है, तो y1 कितना हो जाएगा? 50 और ये 500, तो ये हो जाएगा 550। ठीक, अब y2, तो y2 क्या है? y2 है इस बेलन का जो गुरुत्व केंद्र है वो x एक्सिस से कितनी ऊंचाई पर है? तो कितनी ऊंचाई पर है? h/2 हमेशा होता है, आधार से h/2 पर होता है। तो ये कितना है? 500 है, तो 500 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250, यानी 250। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। कैसे देखिएगा, x बार का फॉर्मूला लिखिए, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस, सॉरी बाई 1 m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, m1 शंकु है हमारा, कौन है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 kg इंटू x1 0 प्लस m2 2 kg इंटू x2 0 अपान m1 1 प्लस m2, ये 2 है, तो ये देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0/3 दैट कम्स टू बी 0। अब समझे आप लोग कि क्यों y एक्सिस यहां पर लिया गया था? क्योंकि ये 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहां पर होगा? इसी y एक्सिस पर होगा, क्योंकि y एक्सिस से उसका जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0। मैंने क्या कहा, x जो मेजर करते हैं वो y एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो क्योंकि यहां पर x बार 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वो y एक्सिस पर ही होगी। तो यहां पर y एक्सिस पर कहीं भी होगी, अब यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो y बार इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू 550 प्लस m2 की वैल्यू 2 kg 2 इंटू y2 की वैल्यू 250 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक, तो आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 550 ये और 5 ये 1050, 1050/3। इसको कैलकुलेट करिए कितना आएगा, इसको आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये कितना आ रहा है? कितना mm? 350.33 mm। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y बार आया है वो कितना है? 350 mm। y क्या होता है? x से डिस्टेंस, जैसे कि अगर मैं कहूं कि y क्या है तो ये x एक्सिस है, तो इससे डिस्टेंस मेजर किया जाएगा y को। ठीक है, y हमेशा कहां से? x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो अब देखिएगा इसका हम लोग बनाएंगे एक्चुअल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो। ठीक, तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसका। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूं, ये सारा चीज मैं रिमूव कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, आंसर भी आप लोग निकाल लिए होंगे अब तक। ठीक, तो क्या आया? x बार 0, y बार इतना। तो अगर मैं फाइनल फिगर बनाऊं कि जो कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कहां होगी, तो देखिएगा कैसे बनेगा। ये मेरा शंकु है, इसके ठीक नीचे बेलन है। ठीक है, अब इससे बताना है तो हमारा y एक्सिस कहां पर है? यहां पर है, ठीक सेंटर से
जा रहा है, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस था और ये हमारा एक्स एक्सिस था। तो एक्स बार जीरो है, एक्स बार क्या है, जीरो है, मीन्स वाई से हम जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो जीरो होगा, ठीक। तो वाई से जब हम इस ओर चलेंगे, एक्स क्या होता है, एक्स के डायरेक्शन में, तो यहां से ऐसे, तो क्योंकि जीरो है तो मैं थोड़ा सा भी नहीं बढ़ सकता हूं। कहां पर रहेगा, वाई एक्सिस के ठीक ऊपर रहेगा, तभी डिस्टेंस जीरो होगा वाई एक्सिस से, ओके। अब हमें क्या करना है, इसी वाई एक्सिस पर होगा, कहीं भी हो सकता है, यहां यहां यहां, तो उसका पता कैसे चलेगा, इससे चलेगा, वाई बार से। वाई बार कितना है, 350.33 mm, ठीक। अब देखिएगा, दो आधा क्या था, 250 था, तो 350 उसके ऊपर होगा कहीं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि 350 यहां पर है, 350 यहां पर है, तो ये हो गया आपका 350 mm, 350.33, ठीक है। ये निकल गया आपका इस दोनों का कंबाइंड गुरुत्व केंद्र, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब हमें जो मेनली पढ़ना है वो परिकेंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र हमें पढ़ने नहीं है। एज एन इंजीनियर आपको हमेशा परिकेंद्र पढ़ना होता है, मीन्स सेंट्रॉइड पढ़ना होता है। गुरुत्व केंद्र सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है आपको समझने के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, परिकेंद्र पढ़ना है। तो आइए देखते हैं परिकेंद्र क्या होता है और किस तरह से इसको निकालते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है, एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, बस कुछ करना नहीं है आपको ज्यादा। आप लोग अपने बुक से गुरुत्व केंद्र के और सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे भी देता हूं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे एक शंकु इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर बेलन रखा है। अब आपको ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस आप खुद से यहां पर सोचिए कहां पे होगा, यहां ले जहां आपकी इच्छा होगी, ठीक है। आप सेंटर से लेंगे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सेंटर पे क्या सिमेट्री है। सिमेट्री को बताया था क्या होता है कि जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर से डिवाइड करने पर वो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं तो वो सिमेट्रिसिटी कहलाती है, सममित कहलाता है। तो अगर आप सेंटर पे वाई लेंगे इस तरह से तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये है मेरा क्वेश्चन। अब देखिए इसकी जो हाइट है वो है 150 mm, बेलन की जो हाइट है वो है 450 mm, इसका जो वेट है, इसका जो वेट सॉरी मास है, द्रव्यमान है वो है 3 kg। शंकु जो है इसका जो वेट है m2 दैट इज इक्वल टू 2 kg, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो आपको इसका गुरुत्व केंद्र बताना है कहां पर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में क्या था, अगर दोनों के गुरुत्व केंद्र एक ही लाइन में मिल जाए, जैसे कि इसका गुरुत्व पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, क्या था कि यहां पर गुरुत्व केंद्र था बेस से h/4 पर और h/2 पर यहां था। तो दोनों के गुरुत्व केंद्र एक ही लाइन में जब मिल जाते हैं तो उनका सम्मिलित गुरुत्व केंद्र भी उसी लाइन पर होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को हमेशा कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के गुरुत्व केंद्र एक ही लाइन पर मिलते हैं तो उनका जो सम्मिलित गुरुत्व केंद्र आता है वो भी उसी लाइन पर होता है। मतलब कि इन दोनों का जो मिलाकर गुरुत्व केंद्र आएगा वो कहीं इसी पॉइंट पर होगा, यहां पर, ठीक है। तो इसकी यहां से हाइट कितनी होगी ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने चेंज किया है पिछले वाले से। क्या चेंज किया है कि जब आप मेजर कर रहे थे तो मैंने बेस को इस तरह से रखा था सीधा, इस बार उल्टा कर दिया। तो बेस से कितना होता है, h/4 होता है। तो आपको क्या करना है, यहां से इस बार यहां से मेजर करना है। तो ये कितना हो जाएगा 3h/4, ठीक। और ये तो h है ही, ये कैपिटल h लिख देता हूं, ठीक। तो अब इसका गुरुत्व केंद्र आप निकालेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जब ऐसा हो जाता है तो x बार हमेशा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जब दोनों के गुरुत्व केंद्र एक ही रेखा में पड़ते हैं, एक ही लाइन में पड़ते हैं, तो x बार हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अगर y पे दोनों पढ़ रहे हैं तो x बार 0 आएगा, अगर x पर दोनों पढ़ रहे हैं तो y बार 0 आएगा। अब y बार आपको केवल निकालना है, तो y बार इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा क्या करना है, जब इतना आप कर लेते हैं तो m1 की वैल्यू रख देंगे, m2 की वैल्यू रख देंगे। आपको यहाँ पे मुश्किल सिर्फ एक चीज होगी, x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करने में। सॉरी y है तो यहाँ पर y1 y2 होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग भी कि जब y निकालेंगे तो y ही आएगा, ठीक है। y1 y2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। कैसे, y1 क्या होता है, x से डिस्टेंस, y क्या होता है, x से डिस्टेंस या हाइट। तो x से y1 क्या है कि जो शंकु है इसके गुरुत्व केंद्र की x से हाइट कितनी होगी, तो 3h/4,
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा, कितना एच की वैल्यू कितनी है 150, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3h/4, तो जो भी आ जाए तो ये हो जाएगा 3h/4, दैट विल कम आउट टू बी 3 × 150/4, जो आ गया वो क्या हो जाएगा आपका y1। ठीक, अब y2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो y2 क्या होता है, किसी भी जो बेलन होता है उसका गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है, सेंटर पर होता है, h/2 पर होता है। तो कितना टोटल 450 है। आपको क्या करना है, एक्स से डिस्टेंस निकालना है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा आप गलती यहां पे भी कर जाते हो कि सीधा h/2 रख देते हो, नहीं, आपको इस एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है टोटल। तो इस एक्सिस से इस पॉइंट का टोटल डिस्टेंस, इस एक्सिस से इस पॉइंट का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिएगा, पहले 150 मतलब यहां से यहां तक की हाइट प्लस h/2 प्लस क्या होगा, यहां से यहां तक की हाइट, तो वहां से वहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी 450/2, जितना भी आ जाए वो लिख लेंगे आप लोग। तो y1 y2 की वैल्यू निकल गई, यहां पर आप पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, सीधा आंसर होगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं परिकेंद्र की तरफ कि परिकेंद्र क्या होता है। तो जैसे आपने गुरुत्व केंद्र पढ़ा है वैसे ही ठीक परिकेंद्र होता है। अभी तक हम जब गुरुत्व केंद्र पढ़ रहे थे तो हम किसके लिए पढ़ रहे थे, सॉलिड के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन जब परिकेंद्र पढ़ते हैं तो वो हम लोग पढ़ेंगे किसी समतल के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं परिकेंद्र को अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे। गुरुत्व केंद्र को कैसे डिफाइन किया था, किसी भी पिंड या वस्तु का समस्त भार जिस बिंदु पर केंद्रित माना जाता है उसे हम लोग गुरुत्व केंद्र कहते हैं। परिकेंद्र किसे कहेंगे, आइए देखते हैं। अगर मैं मान लू ये समतल है, ये एक समतल एक प्लेट है, क्या प्लेट है, ये इसकी हाइट है h और ये इसका विड्थ है b, कैपिटल B। ठीक है, तो इसका कोई एक गुरुत्व केंद्र होगा। ठीक है, तो उसके गुरुत्व केंद्र को ही परिकेंद्र कहते हैं। किस कंडीशन में, जब ये समतल हो। पहले क्या था, सॉलिड था, मतलब ठोस वस्तु थी, 3 डायमेंशन था। अब ये एक समतल है, समतल में कितने डायमेंशन होते हैं, 2 डायमेंशन, सिर्फ एक्स और वाई। ठीक है, लेकिन जब सॉलिड होता है तो उसके 3 डायमेंशन होते हैं। तो यहां पर क्या है, जब किसी भी समतल का गुरुत्व केंद्र निकालते हैं हम लोग तो उसे परिकेंद्र कहते हैं। तो परिकेंद्र को डिफाइन कैसे करेंगे, देखिएगा। गुरुत्व केंद्र को कैसे डिफाइन किया था, किसी भी वस्तु का समस्त भार जिस बिंदु पर केंद्रित माना जाता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। परिकेंद्र भी उसी तरह है, क्योंकि ये समतल है तो समतल का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है समतल के लिए, क्षेत्रफल। तो वही काम हम यहां पे करेंगे। किसी समतल, किसी भी समतल पटल, पटल मतलब प्लेन, ठीक है, किसी भी समतल, पटल मत लिखिए, यहां पे समतल लिखिए। किसी भी समतल का क्षेत्रफल जिस, यहां पे संपूर्ण ऐड कर लीजिएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाता है उसे परिकेंद्र कहते हैं। ये डिफिनेशन की आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसे आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और आपसे एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस आप क्या बताओगे कि गुरुत्व केंद्र में हम भार या फिर द्रव्यमान को विचार में लेके चलते हैं, कंसीडर करते हैं किसको, द्रव्यमान में। तो जब आप डिफरेंस लिखोगे तो सबसे पहला डिफिनेशन उसका डिफरेंस हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, डिफिनेशन, उनकी परिभाषा लिख दोगे। ठीक, क्या लिखोगे, गुरुत्व केंद्र, तो यहां पे आप लिख दोगे गुरुत्व केंद्र, डिफरेंस बताना है आपको परिकेंद्र, ये। ठीक, तो सबसे पहला दोनों का डिफिनेशन लिख दोगे। गुरुत्व केंद्र में क्या लिखोगे, किसी भी वस्तु का समस्त भार जिस बिंदु पर केंद्रित माना जाता है उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। परिकेंद्र में क्या लिखोगे, किसी भी समतल पटल का समस्त क्षेत्रफल जिस बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जाता है उसे परिकेंद्र कहते हैं। फिर यहां पर दूसरा आ जाएगा, यहां पर भी दूसरा हो जाएगा। दूसरे में क्या लिखोगे आप कि जो गुरुत्व केंद्र होता है उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला x बार इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2y x2 अपान m1 प्लस m2 ये होता है, और y बार का ठीक इसी तरह m1y1 प्लस m2y2 अपान m1 प्लस m2 ये होता है। लेकिन जो परिकेंद्र होता है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। यहां पर किसकी बात हो रही है, क्षेत्रफल की, तो बस m की जगह पर a आ जाएगा, तो हो जाएगा x बार दैट विल बी इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 अपान a1 प्लस a2। ध्यान दीजिएगा,
गुरुत्व केंद्र में हम क्या देख सकते थे, भार या फिर द्रव्यमान देख रहे थे, लेकिन परितल केंद्र में क्या है, क्षेत्रफल पे आधारित है। तो यहाँ पे द्रव्यमान को कौन रिप्लेस कर देगा, क्षेत्रफल, एरिया रिप्लेस कर देगा। तो m1 की जगह a1, m2 की जगह a2 आ जाएगा। ठीक है, y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपान a1 प्लस a2। ठीक, ये इस तरह से आप लोग इसको डिफरेंस बता सकते हो एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा, और आता भी है कभी कभी एग्जाम्स में आपके। ठीक है, तो ये हो गया। समझ में आप लोग को गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र में क्या डिफरेंस होता है। गुरुत्व केंद्र हम किसका निकालते हैं, किसी भी सॉलिड चीज का। परिकेंद्र किसका निकालते हैं, किसी भी समतल चीज का जो प्लेन होता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंशन क्या है समझ में आ गया। पहले आप रिवाइंड करके डिफरेंशन देख सकते हो जो मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा परिकेंद्र कैलकुलेट करना है। अभी नहीं, इसके पहले आप सेकेंड ईयर में जब पढ़ोगे तो वहां पर आता है एक चैप्टर सोम के नाम से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, पदार्थों की सामर्थ्य। तो उसमें आपको हमेशा ये परिकेंद्र कैलकुलेट करना पड़ेगा, कभी भी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराया है। हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस किस पे करेंगे, परिकेंद्र पर, क्योंकि आगे भी हमें वही कैलकुलेट करना है। तो जिस तरह से हमने देखा था कि कुछ बॉडी ऐसे होते हैं, कुछ वस्तु है या फिर कोई पिंड ऐसा होता है जिनका क्या होता है, गुरुत्व केंद्र फिक्स होता है। तो उसी तरह कुछ समतल भी होते हैं जिनका गुरुत्व केंद्र पहले से फिक्स रहता है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी आयत से। क्या ये एक आयत है, ठीक, रेक्टेंगल है। तो इसका गुरुत्व केंद्र कहां पर होगा, इन दोनों के विकर्णों को मिला दीजिए। जिस पॉइंट पर एक दूसरे से मीट करेंगी, मिलेंगी, वहीं पर इसका गुरुत्व केंद्र होता है। तो आपको पता है कि ये दोनों मीट करते हैं कहां पे, आधे आधे भाग पर मीट करते हैं। मतलब अगर ये B है तो ये जो मीट करेगा वो होगा b/2 पर, और ये होगा, ये अगर हाइट है तो ये हो जाएगा h/2 पर। ठीक है, तो मतलब इसका गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है, h/2 और b/2 पर। ओके गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं। कोई हमारा ट्राइंगल है, ठीक, तो गुरुत्व केंद्र कहीं यहां होता है। तो आपको दो डिस्टेंस बतानी है, एक ये डिस्टेंस क्या होगा और एक ये डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखिएगा, अगर ये टोटल डिस्टेंस इसका यहां से यहां तक बेस b है और टोटल हाइट यहां से यहां तक h है, स्मॉल h, तो जो त्रिभुज होता है उसका गुरुत्व केंद्र b/3 और h/3 पर होता है। कहां पर होता है, b/3 और h/3, ये गुरुत्व केंद्र है। तो इसके बेस से ध्यान दीजिएगा, यहां से, ठीक है, जो परपेंडिकुलर पार्ट है यहां से b/3 और बेस से h/3, बेस से कहां पर होगा, h/3 पर। ठीक है, इसी तरह और भी कई सारे होते हैं, तो उनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मेनली आपके यही दो हैं। ठीक है, और एक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कि हमेशा क्वेश्चन आता है, वो ये होता है ट्रेपोजाइडल शेप दे दिया जाता है आपसे, और एग्जाम में आपसे हमेशा यही पूछा जाता है। अब क्योंकि आपकी सिलेबस से बहुत सारी चीजें हट गई हैं, तो आपसे मेनली एग्जाम में यही पूछा जाएगा, बड़े नंबर पे ये क्वेश्चन आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो आप यहां पर इसकी टोटल हाइट h है, आपको बताना इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इसके सेंटर पे एक लाइन खींच दूं, सेंटर पे क्या करूं, एक लाइन खींच दूं, तो ये सममित हो जाता है। सममित मतलब सिमेट्री हो जाता है। चलिए मैं सेंटर पे एक लाइन खींच देता हूं इस तरह से डॉटेड। अब मैं इसको उठा के अगर इसके ऊपर रख दूं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब ये सेंटर पॉइंट पे सममित है। तो जिस भी लाइन के अबाउट कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्लेन सममित होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी लाइन पर एग्जिस्ट करता है या उसी लाइन पर होता है। तो मतलब क्या हुआ कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसी लाइन पर कहीं होगा। इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, इसके किसी भी लाइन पर होगा। सॉरी, सेंट्रॉयड, परिकेंद्र कहां पर होगा, इसके इसी लाइन पर होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इस लाइन पे यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, कहीं भी हो सकता है। तो जो हाइट होगी वो कितनी होगी, हाइट इसके बेस से कितनी होती है, देखिएगा ये मैं मान ले रहा हूं y है, क्योंकि क्या होता है, ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। तो अब हाइट कहां नापते हैं, y एक्सिस पे, इसलिए y हो गया। ठीक है,
y, तो मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इसकी बेस से हाइट कितनी होगी, जो y होता है वो हो जाएगा, y बार कर लीजिए क्योंकि हम लोग बार से इसको दिखाते हैं, तो y बार इज इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस बी अपॉन a प्लस बी इंटू h/3। ठीक है, इस तरह से इसकी सीजी आप लोग निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं या परिकेंद्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा y बार मैंने क्या लिखा है 2a प्लस बी अपॉन a प्लस बी इंटू h/3। अब अगर यही चीज आपको टॉप से नापनी होती, यहां पे देखिएगा क्या किया है मैंने, बेस से मेजर किया है, ये a है ये b है। यहां पर आपको नोटेशन याद करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने नोटेशन याद नहीं किया कौन सा a था कौन सा b था तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। a छोटा वाला, ठीक है, छोटी वाली साइड हमारा a होगा, बड़ी वाली साइड b होगा। अगर आप नोटेशन भूल जाते हैं तो देखिए उसका भी एक तरीका है, y बार डैश, मतलब टॉप से अगर नापना चाहते हैं कि कितना होगा, तो टॉप से जो आता है वो होता है y बार डैश दैट इज इक्वल टू 2b प्लस a अपॉन a प्लस b इंटू h/3। दोनों में एक ही का खेल है, किसका, 2 का। दोनों फार्मूले सेम है, h/3 a प्लस बी दोनों में है। अब यहां पर देखिए 2 इसमें यहां लगा हुआ, इसमें यहां लगा हुआ। ध्यान दीजिएगा जब हम बड़ी वाली साइड से हाइट नापते हैं, कहां से, बड़ी वाली साइड से हाइट नापते हैं, तो उसके ठीक सामने वाले का 2 गुना लिखते हैं 2a। ठीक है, और जब छोटी वाली से नापेंगे तो उसके सामने का 2 गुना लिखेंगे। समझ गए आप लोग। करना क्या है इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप करना क्या, कैसे याद करोगे आप, देखिएगा अगर मैं यहां से मेजर कर रहा हूं तो इसके सामने वाले का 2 गुना कर दूंगा, और अगर इसका यहां से मेजर कर रहा हूं तो इसके सामने वाले का 2 गुना कर दूंगा। अगर मैं यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट मेजर कर रहा हूं तो लिखूंगा y बार इज इक्वल टू, इसके सामने क्या है, ये वाला साइड है a, तो 2a प्लस बी अपॉन a प्लस बी इंटू h/3। ये तो इसमें कॉमन है। ठीक, तो ये आसानी से याद हो जाएंगे, केवल ऊपर वाले में कंफ्यूजन होता है। तो क्या करेंगे, यहां से मेजर कर रहे हैं तो सामने वाले का 2 गुना लिखना है और दूसरे वाले को एज इट इज लिखना है। तो सामने वाले क्या है a, तो 2a प्लस बी। मैं यहां से मेजर कर रहा हूं हाइट, यहां से यहां तक, यहां से मेजर कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो क्या करूंगा, इस साइड के सामने कौन है, ये b है, तो b का 2 गुना कर दूंगा 2b प्लस a अपॉन a प्लस बी इंटू h/3। ओके, बस आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं पर लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।